हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की क्लास को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अनुसार ही हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे फैक्ट पे, क्योंकि ये मेंस पे नहीं है तो हम इस पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स के लिए मैं क्लासेस को बना रहा हूँ। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हैं जो आपको, आप वहाँ भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था, हमने टॉपिक लिया है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, तो जब मैं शुरू कर दिया है तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट, क्या कभी कभी मैंने सुना है काफी कि पॉलिटी क्लास चल रही है, पॉलिटी क्लास चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जब सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ भारतीय संविधान को ही पढ़ना होता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है, और इंडियन पॉलिटी को। तो दोनों में ना डिफरेंट है, भारतीय संविधान में भी डिफरेंट है, और क्या नाम है, राज्य व्यवस्था, दोनों के बीच में डिफरेंट पाया जाता है। जो भारतीय संविधान है, इसका मतलब होता है कि जो हम संविधान को ऐसे समझ सकते हैं कि एक नियम या कानूनों का समुच्चय होता है या संग्रह होता है, समूह होता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब शासन एक वर्ड आया है इसमें, मैंने कहा शासन, तो ये शासन का मतलब होता है जो हमारे सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्वास्थ्य की सेवाएं, ठीक है, पुलिस व्यवस्था, लॉ मेंटेन करके रखना, ठीक है, कानून का शासन, ये चीजें जो हैं वही हमारे शासन के अंतर्गत आती हैं। तो यही संविधान क्या है, एक समुच्चय नियमों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब देश का मतलब यहाँ पर राज्य है, ठीक है, राज्य, ये राज्य है। अभी आगे मैं इन सबको डिस्कस करूंगा। तो राज्य का शासन चला जाता है या देश का शासन चला जाता है। यहाँ पर राज्य और देश का मीनिंग जो है वो एक ही है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ये जो अगर राजनीति की भाषा में हम देखें तो राज्य का मतलब यहाँ पर यूपी बिहार वाला राज्य नहीं है ये, ठीक है। यहाँ राज्य का मतलब देश है, और राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं कि राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, एक का निश्चित भूभाग होना चाहिए, और उसकी सरकार होनी चाहिए, और वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, यानी कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर होते हैं। देखिए, प्रभुत्व संपन्न जो हमारे प्रांत हैं यूपी, तो अच्छा ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका जो हमारे हैं राज्य हैं, इनको हम प्रांत बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम अपनी जो इंडिया में रहते हैं तो उनको राज्य बोल देते हैं, लेकिन वो राज्य नहीं कहलाते हैं, वो प्रांत कहलाते हैं। राज्य होता है एक देश। अगर हम एक राजनीतिक विज्ञान की भाषा में बात करें तो राज्य को हम एक देश बोलते हैं। तो देश के मैंने फीचर बता दिए, 4 फीचर होते हैं। ये बेसिक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें सब तो जब हम पॉलिटी को पूरा सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं तब वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो राज्य को मैंने बता दिया, और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब क्या है, हमारे प्रांत कहलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं कह रहा था, भारतीय संविधान जो है, संविधान एक सैद्धांतिक रूप भी बोल सकते हैं कि जो संविधान है वो क्या है, सैद्धांतिक रूप है। मतलब संविधान एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तो हम उसको क्या करना है, मतलब सैद्धांतिक रूप में लिखा है। जो सैद्धांतिक रूप में लिखा है उसको जब हम व्यवहार में लागू करते हैं, ठीक है, व्यवहार में लागू करते हैं, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे कहा गया है कि सभी को कानून के समान समान समझा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार से समान, उस कानून को समानता, कानून के समझ समानता, ये चीजें हैं लिखी हुई, तो किस प्रकार से हम लेकर आ रहे हैं ना, किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी नियम बना, कानून बन गया, जैसे 3 तलाक अभी जो हाल ही में आया था, वो एक लॉ बन गया, ठीक है, सिद्धांत में लिखा गया, वो सैद्धांतिक हो गया। अब उसको किस तरीके से हम अपने सार्वजनिक जीवन में लागू कर रहे हैं, वो पार्ट हो जाता है राज्य व्यवस्था का, ठीक है, पॉलिटी का। तो दोनों में ये डिफरेंट होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो हम पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं ही, ठीक है, एक दोस्तों के हिसाब से हम मतलब डिस्कस ही कर रहे हैं। जब क्लास में होते हैं तो अपना ग्रुप बना के डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 के कारण तो भाई मैं बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल घर ही में रहता हूँ काफी टाइम, बाल भी मेरे बड़े बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उद्देशिका के बारे में, तो मैं ये कह रहा था कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई ये समझ रहा कि भाई पढ़ाने चल दिया, अभी लग नहीं रहा है पढ़ाने आ गया, तो मैं कोई पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। केवल हम एक ग्रुप के हिसाब से डिस्कस करते हैं, उसी को हम ग्रुप डिस्कशन मान सकते हैं, ठीक है। इसको तो उद्देशिका क्या है, देखिए जो उद्देशिका है, उद्देशिका को एक क्या होता है, उद्देशिका का मतलब ये होता है कि कोई भी एक बुक है लिखी हुई, तो एक बुक के बारे में हम संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में लिख देते हैं उस बुक के बारे में, तो भाई उसकी उद्देशिका कहलाती है या प्रस्तावना कहलाती है। उस उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़कर हम उस बुक के बारे में
ठीक है, जैसे टाइटल जिसको बोलते हैं, एक टाइटल को देख के हम समझ जाते हैं कि इसके बारे में लिखा होगा, तो उसी को उद्देशिका बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे भारतीय संविधान के लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसके समस्त नागरिकों, इस तरीके का जो प्रस्तावना लिखी गई है, तो प्रस्तावना को जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो आता है हम भारत के लोग, पता चल गया हम भारत के लोग, भारत को मतलब हम ही भारत के लोग, भारत को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, समाजवादी बना रहे हैं, पंथनिरपेक्ष बना रहे हैं, और हम ही लोग भारत के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनको अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें प्रस्तावना में है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तब डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ डिटेल में पढ़ने वाला हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्री के लिए है क्लास, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ता है तो मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेंस आंसर राइटिंग बाय उमेश कुमार, तो पहले नंबर पे आ जाता है IAS विशेष फ्री ऑनलाइन के नाम से मेरा चैनल है। उसको मैं भी, मेरा पहला लेक्चर हुआ है पॉलिटी का, उसमें मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर बार बार निकल जाता है मेरे मुंह से, पढ़ा नहीं रहे, केवल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि उद्देश्य का, ठीक है, तो हम उसके सबटाइटल देख के हम पता चल जाते हैं, ऐसे भारतीय संविधान है। तो पूरा अगर आप उद्देश्य को पढ़ेंगे तो पूरा संविधान हमारे समझ में आ जाता है कि आखिर ये संविधान की बात, इसके अंदर लिखा क्या गया है। हर चीज आपको उद्देश्य का जैसे पढ़ेंगे ना, हम भारत के लोग, पता है शक्ति कौन है, हम भारत के लोग, किसको क्या न्याय दे रहे हैं, किस तरीके का दे रहे हैं, वो सब कुछ है। भारत को हम कैसा बनाएंगे, भारत में सत्ता कैसी होगी ना, गणराज्य जिसको बोलते हैं। तो गणराज्य का मतलब क्या है कि जो शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे बढ़िया करके, ठीक है, डोंट वरी। तो अब उसमें क्या है, ये सारी चीजें जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के बारे में बता देती है। मैंने कहा संविधान क्या होता है भाई, संविधान एक ऐसे नियम कानूनों का संग्रह है, समुच है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है, देश या राज्य का शासन चलता है। राज्य भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम उद्देशिका को कब कहा गया, देखिए उद्देशिका क्या है, जब संविधान बन रहा था तो संविधान के बनते समय 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक क्या किया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसे ही क्या किया गया, उद्देशिका कहा गया। जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, तो उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो उसी को कहा गया है उद्देशिका, ठीक है। तो अभी तो हमें पता चल गया कि उद्देशिका क्या है। अब प्रस्तावना सभी जानते हैं ना क्या होती है, तो उद्देशिका मैंने बता दिया क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये जो उद्देशिका है, ये प्रस्तावना है, ये संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। कुंजी का मतलब एक चाबी है, ठीक है। जैसे हमें ये पता चलता है कि जो संविधान सभा के जो निर्माताओं थे, उनके आगे विचार क्या थे, वो भारत को किस तरीके का भारत बनाना चाहते थे। तो हमें संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो हमसे क्लियर हो जाता है कि हम भारत के लोग भारत को बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और उसके नागरिकों को हम क्या क्या न्याय प्रदान कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरीके का। तो प्रस्तावना ही जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जिन्होंने संविधान बनाया था उनके आखिर विचार क्या थे, ठीक है। हालांकि संविधान का जो बना था अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा बनाया गया था, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया। तो ये जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको, मतलब डिस्कस करेंगे, सॉरी है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रस्तावना को। अब ये जो प्रस्तावना है, ये बेसिक चीजें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उस या विश्वास कीजिएगा ना कि मेरी क्लास से शायद ही स्टेट पीएसएम में, देखो मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईएएस में ज्यादा फैक्चुअल चीजें नहीं पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है। जब आप उसको सब्जेक्टिव रूप में पढ़ लोगे सही से, तभी आप आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो विशेषताओं पर आधारित होता है। आप ये भी उसमें, अब ये भी ये अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया है, फिर उसकी विशेषताओं को पूछेंगे, अभी आगे बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, प्रस्तावना को अमेरिका से, तो जो प्रस्तावना है उसको अमेरिका से लिया गया है। एक फैक्ट मिल गया। अगर ये पूछा जाता है कि जो भारत की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। देखिए कुछ लोग या भारत को उधार का थैला, भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं, कई बातें कहते हैं, इनका अपना नहीं बना है, ठीक है। तो अब ये संविधान को देखो इतना काफी लंबा समय लगा है बनाने में, तो लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन, यही है ना, हाँ लगभग यही है, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, यही है शायद, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन, उसको देख लीजिएगा। तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए उधार का थैला संविधान को नहीं बोलते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी देशों के संविधान को एनालाइज किया, उनको देखा, उनको पढ़ा, और जो चीजें अच्छी लगी, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए सही थी, केवल उन्हीं को शामिल किया गया। अगर हम उधार का थैला अगर हम होते, ये देखिए ये ना मेंस का टॉपिक है, ये मेंस में डिस्कस होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर हम उधार का थैला अगर उसको बोलते हैं तो हम बाकी सब देशों को शामिल कर लेते हैं ना इसमें,
तब हम कहते हैं कि जैसे हमें मिला उधार ले लिया, नहीं, हमने केवल उन्हीं चीजों को अपनाए हैं जो हमारे देश के अनुसार या हमारे देश के नागरिकों के लिए उपयोगी है, उनके अनुसार है, तभी हमें उन्हीं चीजों को। तो उधार का थैला गलत है कहना, हम नहीं कह सकते हैं इसको। जब मैं इसको पढ़ाएंगे तो डियर फ्रेंड्स हम वहां पर डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है तथा भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। जो प्रस्तावना की भाषा है ना, हम भारत के लोग, ये जो भाषा है वो उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और ये तो हमने ये बता दें कि अमेरिका से प्रस्तावना को लिया है, अमेरिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको क्लास जो हम डिस्कस कर रहे हैं पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं भी सिविल की ही स्टडी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में और टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत इसको भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। कोविड-19 की वजह से तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कोचिंग सब बंद है, तो ये भी एक हमारा क्या है, डिस्कस का ही मोड है, ठीक है। और जो भी कोई बातें हैं तो कमेंट के अनुसार आप लिख दीजिएगा, ये कमी आपको दिख रही है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कहीं कमी मिलती है तो मुझे बताते भी हैं, तो मैं दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, याद रखिएगा कि जो प्रस्तावना है ना उसमें लिखा गया है स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व जो लिखा गया है के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति, ठीक है। अब ये मॉडर्न, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, अभी फ्रांस की क्रांति है, मेंस का टॉपिक है, उसमें पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि भैया एक फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसका जो समय पीरियड है 1789 से 99 तक है, ठीक है। 1789 से 99 तक है ये फ्रांस की क्रांति होती है, स्टार्ट होती है 1789 से और लगातार क्रांति चलती रहती है 19 तक। देखिए क्रांति जो होती है वो धीरे धीरे विकास करती है, धीरे धीरे बढ़ती है क्रांति, ठीक है। तो इसे लिए गए हैं। तो जो प्रस्तावना में आप स्वतंत्रता शब्द देखेंगे, समता शब्द देखेंगे और बंधुत्व जो देखेंगे, ये आदर्श है, ठीक है। हमारे संविधान के आदर्श है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को ना फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये याद रखना। अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो वहां ऑप्शन होंगे भाई अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। हो सकता है ये भी एक ऑप्शन हो कि फ्रांस की क्रांति, तो हमारा दिमाग वहां नहीं पहुंच पाएगा कि भाई फ्रांस की क्रांति, ये कैसे हो सकता है कि जितने भी संविधान लिया गया है वो तो हमारा संविधान जो लिखा गया है वो तो दूसरों के संविधान को देख देख के लिखा गया है, यही सोचेंगे हम लोग कौन से तरीके से देखें, लेकिन वहां पर हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं उनको ना फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जो फ्रांस की क्रांति होती है, वैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आएगी मेंस में भी, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी ये नहीं पूछी जाएगी, से लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की, अब देखिए 1917 में एक रूस की क्रांति होती है, ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति होती है, मतलब ये जो तुझे ये दोनों जो पॉइंट मैंने लिए हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंद्रपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये जो शब्द लिए गए हैं ये 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं, याद रखना इसको। अगर ये पूछे जाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वहां फिर से ऑप्शन होंगे, जापान से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं, रूस से की संविधान से लिए गए हैं, और एक जो है ना वो भी होगा रूस की क्रांति 1917, हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो। तो आपको जो चूज करना है 1917 की रूस की क्रांति को ही चूज करना है, ठीक है। प्रस्तावना किसका उल्लेख करती है, प्रस्तावना जो है वो किन किन बातों का उल्लेख करती है, किसका उल्लेख करती है, ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना से हमें क्या ज्ञात होता है, प्रस्तावना से हम क्या सीख सकते हैं, प्रस्तावना से हमें क्या मालूम होता है। तो प्रस्तावना किसका उल्लेख करती है भाई, प्रस्तावना उल्लेख करती है उसके उद्देश्यों का, संविधान के आदर्शों का और सत्ता के स्वरूप का, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना बनाई गई है, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वो बताती है, उल्लेख करती है संविधान के उद्देश्यों का, कि भाई जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, ठीक है। उद्देश्य ही स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, इसके बाद आदर्श क्या क्या होंगे संविधान के, इसके बाद सत्ता किस प्रकार की होगी, सत्ता का स्वरूप होगा किस प्रकार का, कभी अध्यात्मक होगी, ठीक है, या फिर लोकतंत्रात्मक होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो वो सत्ता के स्वरूप को बताती है कि सही सत्ता का जो स्वरूप है वो क्या होगा, सत्ता के स्वरूप को बताता है। और जो संविधान की आकांक्षाएं हैं, कभी कभी आपका जो हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो कि उद्देश्य लिखा हो, आदर्श लिखा हो और आकांक्षाओं का भी बताती है, तो जो संविधान की आकांक्षाएं हैं ना उनको भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब मूल उद्देशिका में,
भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। अब यहाँ पर एक आया है मूल उद्देश्य का। मूल उद्देश्य का मतलब यह है कि देखिए उद्देशिका में भी संशोधन हुए हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फैसला आया कि भाई सुप्रीम संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा। मूल उद्देश्य का जो है, मूल उद्देश्य का में भारत को कैसा राज्य, राज्य का मतलब क्या है, देश, याद रखना भी मैंने आपको बताया था कि जो राज्य है ना, उस राज्य का मतलब क्या होता है, देश। ठीक है, राज्य के मतलब मैंने 4 फीचर बताए थे कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भाई जो देश है या राज्य है वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु जिसको बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम संप्रभु भी बोलते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभु होना चाहिए, तब हमको राज्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक इंडिया बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह राज्य मिलेंगे जिसको राज्य बोलते हैं, लेकिन यह राज्य नहीं है, क्या है, प्रांत है। ठीक है, इनके पास में 3 फीचर कंपेयर करते हैं, जनसंख्या को भी ये कंपेयर कर देते हैं, निश्चित भूभाग को भी कंपेयर कर देते हैं और सरकार को भी कंपेयर करते हैं। लेकिन भाई ये क्या है, संप्रभु नहीं है। संप्रभु मध्य प्रदेश राज्य जो है वो संप्रभु क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मध्य प्रदेश जो है जाके नेपाल से संबंध बनाए तो नहीं बना सकता है, श्रीलंका से संबंध बनाए नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर संबंध बनाने के लिए परमिशन किसकी लेना पड़ेगी, केंद्र सरकार के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो संप्रभु नहीं है, अपने निर्णय आंतरिक तो ले सकता है लेकिन भाई बाहरी नहीं ले सकता है, कभी कभी तो वो आंतरिक नहीं ले सकता है, क्योंकि आप जब केंद्र और राज्य संबंधों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। तो उनमें तीनों सूचियों में एक, ठीक है, इन तीनों सूचियों में बता दिया गया है कि राज्य को क्या क्या अधिकार है, केंद्र को क्या क्या अधिकार है, किस किस नियम कानून बना सकते हैं राज्य और केंद्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो प्रांत हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जो ये राज्य हैं, प्रांत हैं, ये संप्रभु नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उद्देश्य का जो है, तो मूल उद्देश्य का मतलब ये है कि जब शुरुआत में जो उद्देश्य का बनी थी ना, उसका मतलब है मूल उद्देश्य का। जब का है, जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था, तो संशोधन पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाद में कहा, अभी मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। तो भाई जो पहले मूल उद्देश्य का में भारत को केवल ये बनाने का संकल्प लिया था कि हम भारत को बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, एक तो हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि भैया इसमें जो सरकार बनेगी ना वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी। ठीक है, और क्या था इसमें कि गणराज्य बनाएंगे। तो ये 3 तरीके का बनाने का संकल्प लिया गया था मूल उद्देशिका में कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि अब भारत पे कोई भी बाहरी शक्ति का दबदबा नहीं है, भारत जो है वो स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए। अब जैसे मैं भी बात करूं कि क्या मैं संप्रभु हूं, तो भाई नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, मेरे पिताजी भी है, मेरे फादर है, जो मुझे कोई निर्णय होते हैं जो बाहरी मुझे नहीं लेने देते हैं, घर में भी नहीं लेने देते हैं, तो इसका मतलब मैं संप्रभु नहीं हूं। तो शुरुआत में मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए कहा कि भाई भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए क्यों कहा गया था। आप देखेंगे इतिहास में, जब हम अभी पढ़ाई रहे क्लास में, आगे समय में पहुंचेंगे, तो भारत क्या था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था भैया, इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि बाहरी शक्ति किसी दूसरे के संसाधनों का उपयोग करती है अपने फायदे के लिए, तो जो जिसके संसाधनों का उपयोग कर रही है तो वो कहलाता है उपनिवेश। ठीक है, तो इसलिए भारत के ऊपर जो शासन कर रहा था ना, कार्य कर रहा था, वो दूसरी शक्ति कर रही थी, ब्रिटेन। इसीलिए कहा गया कि भैया ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया है भारत, अब भारत को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे और इसके साथ में लोकतंत्रात्मक बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब यह है कि कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हो जाएगा कि भाई मैं शासन करने के लिए तैयार हूं, बस हो गया मेरा। इसका मतलब क्या है, लोग चुन के भेजेंगे, वोट देंगे लोग। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि निर्वाचन के द्वारा लोगों का चुनाव होगा सरकार चलाने के लिए। ठीक है, तो ये कहा गया। इसके बाद है गणराज्य। तो भाई गणराज्य क्या है, अब गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो शासक होगा या प्रमुख होगा वो आपका वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब ये है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा जो लड़का होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं, अपने पिताजी का मैं लड़का तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये वंशानुगत होता है। तो ये ऐसा नहीं होगा, हर 5 साल के बाद में गणराज्य होगा, हर साल 5 साल के बाद में चुनाव होगा, जितना भी समय निर्धारित कर दिए जाए चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद में जो शासक होगा ना वो चुन कर आएगा, वही वंशानुगत नहीं होगा, जो शासक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। तो इस तरीके के भारत को शुरुआत में ये 3 तरीके का बनाने का उद्देश्य लिया गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में वर्तमान भारत को, मतलब इस समय जो भारत है ना, इस समय का भारत, जिस समय हम उस टाइम क्लास आपको डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी को, इस समय का, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया है। किस रूप में मतलब है कि किस प्रकार का बनाया गया है भारत को। तो किस प्रकार का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये संप्रभु है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए। अब जैसे का सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर भारत ने, तो भारत ने पूछा नहीं था अमेरिका से जाके कि भाई मुझे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, बताओ मैं करूं नहीं करूं। मन किया मोदी जी ने, ठीक है इस टाइम करनी है, तो उन्होंने कर डाली। ठीक है, आंतरिक कि भाई 3 तलाक मुझे मुद्दा खत्म करना है, एनआरसी लेके आनी है, ठीक है, तो बस ले आए, किसी से पूछा नहीं ना। और जैसे जम्मू कश्मीर का 370 जो अनुच्छेद था उसको खत्म करना है, पूछा किसी से? नहीं पूछा ना, तुरंत रणनीति बनाई, सरकार बनाई, सरकार कराई, राष्ट्रपति शासन लगाया, हटा दिया, सब सोची समझी चाल है नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा था, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि भाई ये सोची समझी चाल थी, लेकिन समझ सकते हैं थोड़ा। चलिए थोड़ा इसका कर लेते हैं कि देखिए वहाँ बीजेपी ने पहले क्या करती, उसने पार्टी बना ली, आप सरकार बना ली महबूबा से, है नहीं। तो सरकार बनाने के बाद वो सरकार गिरा दी, गिराने के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब जब राष्ट्रपति शासन है तो भाई कैसे पूछेंगे, तो उन्होंने 370 अनुच्छेद था उसको हटा दिया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, अदरवाइज में लिया करना। ठीक है, तो संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए पहले का क्या था, संपूर्ण संपन्न था, लोकतंत्रात्मक था। ठीक है भाई, लोकतंत्रात्मक। फिर क्या है, गणराज्य। गणराज्य क्या क्या जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवादी का मतलब यह है कि भाई भारत के जितने भी संसाधन हैं सब में बराबर बराबर बटेंगे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही समाजवादी की विचारधारा है। जब अभी हर एक टॉपिक को, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन सब का मैं मीनिंग बताते हुए चलूंगा जैसे जैसे आते रहेंगे बीच में। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, देखिए एक होता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब जैसे यहाँ पर एक आया ना धर्म, यहाँ इरेज कर देते हैं तो दिक्कत भी नहीं है, तो मैंने समझाई थी आपको। तो ये एक आता है ना धर्म, तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग, धारण करने योग। तो भाई धर्म का मतलब क्या है, धारण करने योग मतलब ऐसी चीजें जो मैं क्या कर सकता हूँ, धारण कर सकता हूँ। ठीक है, तो धर्म का मतलब क्या है, धारण करने योग। तो अब मैं कुछ भी धारण कर सकता हूँ ना भाई, मैं अच्छे विचार धारण कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी बातें। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अशोक का धर्म, पढ़ते हैं ना, अशोक का धर्म पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। तो अशोक के धर्म, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, ठीक है, मोरल वैल्यूज लिखी थी, हम उसको धारण करना, जो भी धारण करने योग्य है वही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। तो अगर हम धर्म निरपेक्ष कहेंगे तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम धारण कर सकते हैं उनको हमें दूर हटना है। तो भाई इसको चेंज कर दिया, फिर कहा क्या गया, पंथ निरपेक्ष। क्या कहा गया, पंथ निरपेक्ष। अब डियर फ्रेंड्स, पंथ निरपेक्ष का मतलब जो होता है, पंथ का मतलब होता है संप्रदाय, मतलब सॉरी, पंथ का मतलब होता है कि संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं ना उसको। हाँ, संप्रदाय का मतलब एक, जैसे कि हम, जैसे इस्लाम धर्म ना, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, तो ये संप्रदाय है, संप्रदाय ऐसे लिखते हैं ना जी, हाँ यही है शायद, तो यही है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे मतलब धर्म है ना, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो उसको डोनेट करता है पंथ। ठीक है, और धर्म जो बताता है वो बताता है अच्छे विचारों को जो हम धारण करने योग्य हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पर साथ में संप्रदाय, मैं मेरे जवान पे नहीं आ रहा है, शायद संप्रदाय ही है, संप्रदाय, हाँ संप्रदाय होता है, हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय, हाँ हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय है ना, उसी को बोलते हैं। तो वो पंथ, इसलिए कहा गया कि भारत, देखो भारत क्या है ना, वो पंथ निरपेक्ष है। भारत किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही वो हिंदू को सपोर्ट करता है, ना ही वो मुस्लिम को सपोर्ट करता है, किसी को नहीं करता, ना ही वो ईसाई को, सबके लिए क्या बराबर नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। वो बात अलग है, किसी भी पार्टी की विचारधारा जो होती है वो थोड़ी हो सकता है किसी को झुकाव ज्यादा हो, हिंदू की तरफ हो या किसी का मुस्लिम की तरफ हो, वो बात अलग है। लेकिन भारत का जो मूल उद्देश्य है वो भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, मतलब वो किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने डिस्कस कर लिए, लोकतंत्र भी मैंने आपको बताई दिए, संपूर्ण बाकी सब मैं डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। तो आई होप जहां तक मेरा आइडिया है मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। और प्लीज प्लीज डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को प्रेस कर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम एक्टिवेट रहता हूँ सोशल मीडिया पे। ठीक है, इंस्टाग्राम तो आई होप कि मैंने आज तक नहीं चलाया है,
ठीक है। तो सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम तो शायद ही नहीं चलाया है मैंने कभी, शायद हाँ नहीं चलाया है। इसके बाद एफबी जो है भाई वो भी नहीं चलाता हूँ। नाम की आखिर बनी जरूर है, उमेश कुमार से देखेंगे तो मिल जाएगी शायद। तो वहाँ पर मैं वो भी नहीं चलाता हूँ। सिस्टर है मेरी, वो चलाती रहती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा मैंने इस पर गौर नहीं किया, तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बने हैं। तो हो सकता है आप लोग चला रहे हो, तो थोड़ा प्लीज़ हाँ एक दोस्त समझ के ही, ठीक है, आपकी तरह मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो एक दोस्त समझ के अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर ये प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तभी शेयर करना जब आपको पसंद हो। आपको पसंद आए तो दूसरा भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आती हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं। आई होप ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्लास भी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए। शायद ही मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी दोनों को एक साथ चला दूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना भी है ना। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी डिस्कस होता रहता है आप लोगों के साथ में, है ना। कमेंट अगर ऐसे तो नहीं बोल पाते हैं तो कमेंट करके जरूर है ना फीडबैक दिया करो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।